गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आपके अपने टीआर एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। मैं काफ़ी दिन के बाद क्लास ले रहा हूं, इसके लिए सॉरी। मेरे कुछ निजी प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से मैं ले नहीं पाया, लेकिन अब क्या है कि हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू पढ़ेंगे। चलो देखते हैं, आज पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अंदर से घुस के पूछे जाते हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि क्लास खत्म होते होते आपको मौलिक अधिकार अच्छी तरह से याद हो जाए। सिर्फ समझाना ही नहीं है, आपको याद भी करवाना है। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए और आप कोई सा भी एग्जाम देने जाएं तो आपका एक भी प्रश्न छूट के ना जाए, क्योंकि इससे यहाँ से बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अंदर से पूछे जाते हैं। तो हमारी कोशिश पूरी रहेगी आपको याद करा देना। चलो मेरे साथ बने रहे लास्ट तक, आपको पक्का याद हो जाएगा, श्योर याद हो जाएगा। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार है क्या? क्या है मौलिक अधिकार? भारत की जनता के लिए, भारत के नागरिकों के लिए भारतीय संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों का संरक्षण करता है मौलिक अधिकार। बस ये मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। संविधान में कुछ स्रोत बाहर से लिए गए हैं, कुछ भारत के अंश है। तो जो बाहर से स्रोत लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार जो है उन्हीं में से एक है, यह अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है। इसका उल्लेख संविधान के अंदर भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में मिलता है। मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, ये मैग्ना कार्टा है क्या? यह ब्रिटेन से ली हुई एक अवधारणा है। किसी को अधिकार दे देना मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में जो उल्लेख किया गया है, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन यहां से बनते हैं। यह पहले सर्वप्रथम ब्रिटेन में कुछ मजदूर थे, उनको क्या है कि सर्वप्रथम उनको अधिकार दे दिया गया। उसके बाद यह अवधारणा धीरे धीरे चली आ रही है, किसी को अधिकार दे देना मैग्ना का कार्टा है। आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, भारतीय संविधान में फिलहाल 6 मौलिक अधिकार हैं। यह 6 उल्लेख हैं। समता, समानता, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन वर्तमान में 6 हैं। लेकिन जब संविधान का निर्माण किया गया था तो 7 मौलिक अधिकार थे। एक मौलिक अधिकार यहां से निकाल दिया गया। वह मौलिक अधिकार कौन था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया। संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया। मौलिक अधिकार से निकालकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। कब निकाला गया? क्वेश्चन बनते हैं यहां से। 1978 में 44वें संविधान संशोधन में, कितने? 44वें संविधान संशोधन में निकालकर 300A में रख दिया गया। यानी मौलिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो था पहले मौलिक अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार से निकाल करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। कब बना दिया गया? 1978 में 44वें संविधान संशोधन में 300A में रख दिया गया। क्या नौबत है इसको निकालने के लिए? जब संविधान बनाया गया तब तो इसको रखा गया। अब बहुत बड़े बड़े विद्वान थे जब संविधान बनाए थे, बहुत लोग थे, समिति बनाई गई थी। उस समय उनको समझ में आया था कि संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। बाद में लोग यहाँ से निकाल देते हैं। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, जानेंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। उस समय भारत के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। पहली बार गैर कांग्रेसवादी सरकार बनी थी। इससे पहले बनी थी कांग्रेस वालों की, लेकिन उसके बाद गैर कांग्रेसवादी सरकार जो बनी थी उसके प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। हालांकि मोरारजी देसाई बहुत ही अच्छे लीडर थे, वह कांग्रेस सरकार में भी मंत्री रहे थे, लेकिन सिचुएशन बिगड़ते रहते हैं। हालात, समय परिवर्तन हुआ, जयप्रकाश नारायण की आंदोलन हुआ, उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनती है और उसके प्रधानमंत्री
मोरारजी देसाई बनते हैं। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। इस 42वें संविधान संशोधन के समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। इमरजेंसी के बाद इन्होंने संशोधन करवाया था, ढेर सारे संशोधन इन्होंने करवाए थे। इसको सुधारने के लिए, 42वें संविधान संशोधन को सुधारने के लिए इसमें उन्होंने अपनी मर्जी से बहुत कुछ चेंजमेंट करवाया था। इसको लघु संविधान कहा जाता है। जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनते हैं तो 44वें संविधान संशोधन होता है और उसी में संपत्ति का अधिकार निकालकर 300A में रख दिया जाता है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि संपत्ति के अधिकार को क्यों हटाया गया। चलो इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ तब देश राष्ट्र जब निर्माण करेगा तो किस पे करेगा? जमीनों पे करेगा। रेलवे ट्रैक हुए, रोड हुए, सरकार के जो प्रोजेक्ट बनेंगे कहाँ बनेंगे? जमीनों पे बनेंगे। गवर्नमेंट क्या की, प्रोजेक्ट शुरू कर दी और प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए वह ज़मीनों का अधिग्रहण करना शुरू किया। ज़मीन लेंगे किससे? जिसके पास से उससे लेंगे। आज भी प्रोजेक्ट जब चलते हैं तो ज़मीन अधिग्रहण किए जाती हैं, ली जाती हैं। जब ये जनता से ज़मीन लेने गए तो वह क्या किए कि विरोध जताना शुरू कर दिया और वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चले गए। और जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हो गए तो सुप्रीम कोर्ट बोला कि हाँ भाई, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, आप छीन ही नहीं सकते। और जब सरकार को ज़मीन नहीं मिलेगी तो राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? एक अवरोधक बन गया संपत्ति का अधिकार। सबसे बड़ी समस्या आ गई। 1951 में भूमि सुधार बिल लेकर आती है गवर्नमेंट। कब लेके आती है? 1951 में। इसके माध्यम से जब जमीन छीनने लगती है तो लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाते हैं और विरोध करने लग जाते हैं। गवर्नमेंट फिर करती क्या? उसका एक रास्ता निकालती है। आपने शुरू में पढ़ा होगा कि जब संविधान बनाया गया तो 8 अनुसूची थी, लेकिन अभी कितनी है? अभी 12 अनुसूची है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? उसी समय जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची सबसे पहले जोड़ी जाती है। और 9वीं अनुसूची में होता क्या है? 9वीं अनुसूची गवर्नमेंट इस हिसाब से बनाती है कि जो भी विषय 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा उस पर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकते, यानी उस विषय पर अपना राय नहीं दे सकते। और गवर्नमेंट ने क्या किया? भूमि सुधार बिल को उठा के 9 अनुसूची में डाल दिया। 9 अनुसूची में डाल दिया भूमि सुधार बिल को। अब जाओ, कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास गए, बोले हम अब इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 9वीं अनुसूची के विषय पे हमारा कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है। गवर्नमेंट पहले ही हाथ बांध दी है। सरकार का काम आसान हो गया, वो जमीन लेना शुरू कर दिया और निर्माण का वो जरूरी भी था। राष्ट्र का निर्माण कैसे होगा? जमीन नहीं मिलेगी तो कैसे होगा? एक केस होता है 1973 में। केस तो कई होते हैं लेकिन सबसे पॉपुलर केस 1973 में होता है। इसको बोलते हैं केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस का क्या होता है? केरल के एक मठ के स्वामी थे, इनके पास जमीनें बहुत थी। केरल सरकार भूमि सुधार बिल लेकर आती है, इनसे जमीनें छीन लेती है, उस बिल को 9 शेड्यूल में डलवा देती है, 9 अनुसूची में डाल देती है। अब ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा ही नहीं सकते क्योंकि 9 अनुसूची के विषय में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट कुछ कर ही नहीं सकता। यह जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, अपने ज़मीन के लिए लेकर नहीं जाते हैं। ये पूछने जाते हैं, ये याचिका दायर करवाते हैं और करते हैं। और कहते क्या हैं कि ये बताओ केशवानंद भारती, क्या सरकार के पास इतनी पावर हो चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट के पावर को जीरो कर दे? यानी सरकार जो भी विषय चाहेगी उठाएगी 9 शेड्यूल में डाल देगी, सुप्रीम कोर्ट जीरो। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही सरकार हो गई है क्या? कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट जीरो हो गया है, सरकार जो चाहेगी वो करेगी। गवर्नमेंट की कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की आंख खुलती है और उस समय सबसे बड़ी बेंच आज तक की 13 जजों की बेंच बैठती है और अपना निर्णय देती है। सरकार संविधान संशोधन कर सकती है, संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। अब समस्या है कि मूल ढांचा है क्या? गवर्नमेंट पूछी। सुप्रीम कोर्ट बोला भैया मूल ढांचा हम बताएंगे, समय समय पे बताएंगे इसमें क्या है क्या नहीं है। जब समय आता रहेगा तो हम बताते रहेंगे कि मूल ढांचा है क्या।
संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में ही था। गवर्नमेंट के समझ में आया कि आने वाले समय में इस पे विचार हो सकता है, भूमि सुधार बिल तो आते रहते हैं कि नहीं भाई मौलिक अधिकार है तो क्या इस पे विचार सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, हो सकता है कि यह मूल ढांचे में हो। तो ऐसा करो कि यहाँ से संपत्ति के अधिकार को हटा ही दो ना। 73 में यह केस हुआ केशवानंद भारती का, 78 में क्या कर दी गवर्नमेंट, यहाँ से निकालती है, उठा के कानूनी अधिकार हटा देती है, इनकी कहानी खत्म कर देती है संपत्ति का अधिकार का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि संपत्ति का अधिकार क्यों निकाला गया। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि संपत्ति का अधिकार कब निकाला गया, किस संशोधन में निकाला गया। तो ये सीधा याद रखना कि गैर कांग्रेसवादी सरकार बनती है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री रहते, 44 संविधान संशोधन में इसको निकाल दिया गया। अब फिलहाल 6 मौलिक अधिकार हैं, इनको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे और याद करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी क्लास खत्म होते होते आप लोगों की इसको एकदम अच्छी तरह से याद हो जाएगा, दोबारा इसको देखने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोई दूसरी क्लास। चलो देखते हैं, कुछ नहीं है, आराम से इसको समझो, सिर्फ समझ लो। ट्रिक से लोग याद करते हैं, कितने ट्रिक याद करोगे, बहुत चैप्टर है, बहुत कुछ है, कितना आप याद करोगे। ट्रिक की तरफ भागने की कम कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो, समझने की। अगर आप जो समझ लेते हो ना वह एग्जाम में भी याद हो जाते हैं, तो समझ के पढ़ने की कोशिश किया करो। समझ के अगर एक बार पढ़ लिए, याद हो गया, तो फिर वो जल्दी भूलता नहीं। हाँ रिविजन है तो कभी कभी उसको आप देख लो। 6 मौलिक अधिकार है, इनको हम लोग डिटेल से और अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे, समझेंगे। चलो देखते हैं। पहला कहता है समता समानता का अधिकार। कहने का मतलब है कि सभी लोग समान हैं भारत में, एक समान की निगाह से देखा जाता है। संविधान यह बोलता है कि सभी लोग समान हैं। इसका जिक्र अनुच्छेद में किया गया है 14 से लेकर 18 के बीच में किया गया है। समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में किया गया है। उसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका जिक्र 18 के बाद आ जाओ एक नेक्स्ट 19 बोल दो, 19 से लेकर 22 तक किया गया है। 19 से लेकर 22 तक में किया गया है किसका, स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 22 से आगे बढ़ जाओ, एक 23 कर दो, यहां 23 और 24 में इसका जिक्र किया गया है। शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बाद धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद यहां 24 खत्म है, अब यहां 25 से लेकर 28 कर दो, कितना आसान है, 28 कर दो। ये धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो गई। इसके बाद क्या है, संस्कृत और शिक्षा का अधिकार। इसका बाद 28 है, 29 30 कर दो, देखो कितना आसान है। इसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको 32 कर दो। 31 कहोगे गायब हो गया, 31 वही गायब हो गया, ये 31 था संपत्ति का अधिकार, इसको यहां से निकाल दिया गया, तो अब ये क्या हट गया। देखो कितना आसान है याद करना। संविधान समानता की बात करता है, सभी लोग समान हैं भैया, सभी लोग समान हैं। बात की गई है 14 से लेकर 18 के बीच में। स्वतंत्रता का अधिकार, इसकी बात की गई है 19 से लेकर 22 में बात, यानी सभी लोग स्वतंत्र हैं। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण यानी किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 से 24 में बात की गई है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कहने का मतलब कोई सा भी धर्म आप अपना सकते हो, यह बात किस में की गई है, 25 से लेकर 28 में बात की गई है। उसके बाद संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार 29 30 में की गई है। और उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में किया गया है। कितना आसान है, ये दिमाग में रख लेना कहाँ से क्या क्या जिक्र किया गया है। क्वेश्चन पूछता है कि 19 से लेकर 28 या 15 के बीच में, 19 से लेकर 22 के बीच में किसकी बात की गई है,
23 से लेकर 24 में किसका जिक्र किया गया? जब सुमेल करने के लिए देता है तो एकदम अंदर से क्वेश्चन पूछता है। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट, समता समानता का अधिकार, यानी सभी लोग एक समान हैं, बराबर हैं, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। बारी बारी से सबका डिटेल में पढ़ेंगे, एक भी प्रश्न हमारा छूटकर नहीं जाना चाहिए और याद भी करेंगे। अब मुझे उम्मीद है क्लास खत्म होते होते आपको याद हो जाएंगे। पहला क्या बोलता है समानता का अधिकार में? 14 से लेकर 18 में इसका उल्लेख किया गया है। तो 14 बोलता है विधि के समान समानता, यानी कि कानून के हिसाब से सभी लोग बराबर हैं भारतवर्ष में, विधि के समान समानता। 15 क्या बोलता है? धर्म, जाति, लिंग और जनसंख्या के आधार में विभेद जाति, धर्म, लिंग और जनसंख्या के आधार पर विभेद, यानी कहने का मतलब कि कोई भी भेदभाव नहीं है, सब बराबर हैं। 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन में समानता, यानी सरकारी नौकरी के लिए सबके लिए इक्वल है, सबको समान अधिकार दिया जाएगा। 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मीन्स छुआछूत, जो आप देखते होंगे कि लो कास्ट के हैं तो छुआछूत, सब भेदभाव करते हैं, तो उसका समाप्ति कर दिया गया। और 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत, कितना आसान है और कितना इजी है, ये देख लो कितना आसान है, कितना इजी है, ये देख लो। 14 क्या बोल रहा है? विधि के समान समानता, यानी कहने वाला जो कानून है सबके लिए बराबर है। 15 क्या कह रहा है? 14 विधि के समान समानता। 15 क्या बोल रहा है? जात, लिंग, धर्म, जनसंख्या में कोई भेद नहीं, यानी कोई भी भेदभाव नहीं है, सभी लोग बराबर हैं। 16 क्या कह रहा है? लोक नियोजन में समानता, सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी अवसरों के लिए सब बराबर हैं। 17 क्या कह रहा है? अस्पृश्यता का अंत, कहने का मतलब कि जो छुआछूत है नहीं होना चाहिए, खत्म कर दिया गया, अंत कर दिया। लेकिन छुआछूत सही मायने में आज भी कहीं न कहीं देखने को हमारे को मिलता है, लेकिन भीमराव अम्बेडकर साहब जैसे थे वो लोग इसके बहुत शिकार हुए थे, लेकिन आज भी देखने को मिलता है, कहीं न कहीं पूर्ण रूप से खत्म नहीं है। उसके बाद क्या है? 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत, जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि थी, राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि थे, कुछ अंग्रेज थे कुछ उपाधि दे देते थे, उन उपाधियों का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। कैसे? कई लोगों को उपाधि दिए थे, उसका क्या समाप्ति कर दी गई। तो कितना आसान है देख लो। पहले कहो विधि यानी कानून के हिसाब से समानता, दूसरा धर्म जाति यानी धर्म जाति जनसंख्या के आधार पर समानता, तीसरा सरकारी नौकरी, कहने का मतलब भाई कि हम कानून के हिसाब से बराबर हैं, फिर हमारी जाति धर्म के हिसाब से बराबर है, तो फिर हमें सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, हर जगह सरकारी नौकरी में भी समानता होनी चाहिए, वो समानता है। तीसरी चीज़ बोलता है छुआछूत खत्म है, अस्पृश्यता को पकड़ लो, अस्पृश्यता में यानी छुआछूत खत्म, लास्ट खत्म कर दिया गया, उसको अंत कर दिया गया। फिर उपाधियों का अंत, लास्ट में क्या है
की जो उपाधि अंग्रेज देते थे उनकी भी समाप्ति कर दी गई। कितना आसान है, इसको याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। ये समानता का अधिकार हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें 19 से लेकर 22 तक जिक्र किया गया है। उन्नीस से लेकर 22 तक इसमें जिक्र किया गया है। 19 में किया गया है, देखते 19 में क्या है। तो 19 में है क्या? स्वतंत्रता की बात की जाती है। स्वतंत्रता है क्या? जो संविधान के अंदर सभी नागरिकों को स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए दी गई है कि अगर हर आदमी स्वतंत्र रहेगा तो अपना विकास करेगा। जब वो अपना विकास करेगा तो राष्ट्र का भी विकास अपने आप होगा। तो यह स्वतंत्रता की अवधारणा संविधान के अंदर। चलो देखते हैं 19 में क्या कहता है। इसमें कई पॉइंट है लेकिन सब आसान है। अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी। सेकंड क्या कहता है? बोलने की आजादी, बोलने की स्वतंत्रता कह लो या आजादी कह लो। तीसरा क्या कहता है? समूह या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा क्या कहता है? भारतवर्ष में कहीं भी घूमने की स्वतंत्रता। पूरे भारतवर्ष में स्वतंत्रता। चलो ठीक है, डी कर देते हैं, इसको ई कर देते हैं। घूमने की स्वतंत्रता। जब कहीं घूमने जाओगे तो वहां निवास भी तो करोगे, तो भारतवर्ष में निवास करने की स्वतंत्रता। कहीं भी निवास कर सकते हो, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। जब निवास करोगे तो आपको रोजगार चाहिए, तो आप रोजगार करने की स्वतंत्रता। देखो कितने आसान है, 6 पॉइंट है इसके। अच्छा, कितने ही आसान है और बढ़िया है। बहुत ही गर्मी हो रही है, सॉरी। देखो 19 अल्फा में क्या कहता है? अभिव्यक्ति की आजादी। सेकंड में क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को वो बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है, उसकी स्वतंत्रता है। फिर समूह या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, लेकिन शांतिपूर्ण रूप से। भारत में चौथा बोलता है भारत में कहीं भी आप घूम सकते हो, आपको आज़ादी जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। पांचवा क्या कहता है? आप कहीं भी जाकर रुक सकते हो, अस्थायी रूप से ठहर सकते हो। अस्थायी रूप से अगर आप रह सकते हो, वहां ठहर सकते हो, तो आपको रोजगार चाहिए, तो वहां पे आपको रोजगार भी मिल सकता है, आप कर सकते हो। कहने मतलब कि आप रोजगार कहीं भी कर सकते हो। राष्ट्र के हित में भी कोई काम गलत नहीं होना चाहिए, आप स्वतंत्र रूप से कहीं भी रह के कोई सा भी रोजगार कर सकते हो। 6 पॉइंट है, आसान है। इसको अगर याद करना है तो अभी देखोगे, जब हक की बात आती है तो किसान आंदोलन के लोग उदाहरण के तौर पे याद हो जाएगा कि एक गवर्नमेंट ने किसान कानून बनाती है और किसानों को मंजूर नहीं है, तो वह क्या बोलना शुरू किए? हम में तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यानी सबको आज़ादी है। वो बोले, अब वो बोलना शुरू कर दिए कि हमें कृषि कानून मंजूर नहीं है। सेकंड, बोलने की स्वतंत्रता बोलना शुरू कर दिए, तब भी गवर्नमेंट नहीं सुनी। वो क्या किए? संगठन या समूह बनाना शुरू कर दिए, संगठन समूह बना लिया उन्होंने, तब भी गवर्नमेंट नहीं सुनी। फिर वो घूम घूम के बोलना शुरू कर दिए कि सही नहीं है, सही नहीं है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाके वो बोलते हैं, जैसे कि उनके लीडर है राकेश टिकैत, जाते हैं सभाओं में।
अब कहीं जब दूसरे स्टेट में जाओगे तो वहाँ तो आपको ठहरने के लिए जगह चाहिए, तो वहाँ निवास करने के लिए जगह चाहिए, तो यह निवास करने की स्वतंत्रता है। अगर अस्थायी रूप से कोई निवास करेगा तो अपने रोटी पानी के लिए, जीवन यापन के लिए वहाँ पे क्या करेगा, वो रोजगार भी करेगा। तो भारतवर्ष में रोजगार करने की आज़ादी है। एक माइंड में पिक्चर बैठा लो, याद, बहुत ईजी है, आसान है, कुछ भी नहीं है, ये याद हो गया। इसके 19 के 6 पॉइंट, ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद भी हो गए होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं 20 क्या कहता है। 19 देख लिया हम लोग, 20 देखते हैं। स्वतंत्रता के अधिकार में 20 पॉइंट क्या है। 20 ये कहता है अपराध के दोष के संबंध में संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रखा है, अपराध के दोष के संबंध में संरक्षण, अगर कोई व्यक्ति अपराध कर रखा है तो उसके लिए भी संविधान में संरक्षण दिया गया है। 3 पॉइंट दिया गया है, और कौन कौन सा है चलो देखते हैं। अगर व्यक्ति अपराध कर रखा है, अगर दोषी पाया गया है, तो जिस समय वह गुनाह कर रखा है उसी समय के अनुसार उसको सजा दी जाएगी। गुनाह के समय के हिसाब से सजा। पहली बात ये नहीं कि गुनाह 10 साल पहले कर रखा है और आज उसको मुकदमा चला और आज उसको सजा दी जा रही है, तो हो सकता है कि उस गुनाह का सजा कुछ और हो गया हो, परिवर्तन होते रहते हैं, तो उसको आज का जो सजा वो नहीं दी जाएगी। 10 साल पहले उस गुनाह का क्या सजा था तो उसी समय के हिसाब से उसको सजा दी जाएगी, पहली पॉइंट। दूसरा, खुद की गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। खुद के गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। राइटिंग पे मत जाना दोस्तों, राइटिंग मेरी वैसे बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं उसको लिख लेना, ठीक है। खुद की गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, उसको मारपीट के लिए खुद के लिए उसको गवाह बना दिया जाए। तीसरा पॉइंट है एक गुनाह एक सजा, यानी एक व्यक्ति एक गुनाह किया है तो उसको एक ही बार सजा दी जाएगी, बार बार सजा नहीं दी जाएगी। एक गुनाह एक सजा। तीन पॉइंट है, इसको देख लो, बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। अगर कोई व्यक्ति अपराध किया है तो सीधी बात है, जब वो अपराध कर रखा है उसी के हिसाब से उसको सजा दी जाएगी, यह नहीं कि अभी दिया जाए। कहने मतलब 10 साल मुकदमा चला तो जब वो गुनाह किया था उसी के हिसाब से जो कानून है उसको सजा दी जाएगी। खुद की, दूसरा पॉइंट है खुद के खिलाफ गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तीसरा है पॉइंट है एक बार वो गलती किया है, ये गुनाह किया तो उसको एक ही बार सजा दिया जाएगा, बार बार नहीं दिया जाएगा। यह पॉइंट 20 है। 21 क्या कहता है? इक्कीस क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण दैहिक स्वतंत्रता। मान लो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहने का मतलब कि जीने का अधिकार, हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, ठीक
ठीक है, हर व्यक्ति को जिंदगी जीने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 21 में जिक्र किया गया है कि जो भारत के नागरिक है, जो व्यक्ति हैं, उनको जीने का अधिकार है। और कुछ उल्लेख की गई हुई संविधान के अंदर चीज़ें क्या है, जैसे कि व्यक्ति को स्वच्छ हवा मिलना चाहिए, स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, स्वच्छ भोजन मिलना चाहिए। जो मनुष्य एक अच्छे मनुष्य के जीवन यापन के लिए सुविधाजनक चीज़ें होती है। इस विषय में बार बार इसमें विस्तार करती रहती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने विचार देते रहते हैं, इसमें जोड़ते रहते हैं। तो ये बातें कही गई हैं। एक व्यक्ति को जीने के लिए स्वच्छ भोजन, स्वच्छ पानी, स्वच्छ हवा, ये सब अधिकार हैं और कई हैं। तो ये सब अधिकार है जो भारत के नागरिक हैं, उनको यह चीज मिलनी चाहिए, संविधान में लिखित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक है 21 अल्फा, ये पहले नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। 21 अल्फा को बाद में जोड़ा गया, यह 2002 में जोड़ा गया। उसमें प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उस समय एक संविधान संशोधन किया गया संविधान के अंदर। उसमें क्या जोड़ा गया यह देखते हैं। 6 से लेकर 14 साल की उम्र के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य कर दिया। छह से लेकर 14 साल की उम्र तक के जितने बच्चे हैं भारतवर्ष में, उनको शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया। यह 46वें संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता रहता है एग्जाम में। 46वें संविधान संशोधन 2002 में प्राइम मिनिस्टर थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी। उस समय इन्होंने क्या किया था, एक संविधान में संशोधन किया था और इसको जोड़ दिया गया था 21A में। तो हमने देख लिया 21 और 21A। 21 में बात की गई है हर आदमी को जीने का अधिकार है, मतलब कि वह को क्या ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उसका उल्लेख किया गया। और 21A में क्या है, बच्चों को शिक्षा के लेकर बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं 22 में जिक्र किया गया है गर्मी बहुत। 22 में जिक्र किया गया है अनुच्छेद 22 में जिक्र किया गया है गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार करने पुलिस आती है तो उसके संबंध में संरक्षण है। क्या देखते हैं, जब व्यक्ति कोई भी किसी भी व्यक्ति को जब पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो हर व्यक्ति को अधिकार है कि उससे पूछ सकता है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। पहला पॉइंट है इसमें, पूछने का अधिकार। दूसरा पॉइंट है इसमें 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट या न्यायालय में उस व्यक्ति को पेश करना जरूरी है। गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट या न्यायालय में पेशी। तीसरा पॉइंट है इसका, वह व्यक्ति आज़ाद है जो गिरफ्तार किया है वह व्यक्ति आज़ाद है, स्वतंत्र है, जो गिरफ्तार किया गया है वह मनचाहा वकील कर सकता है। मनचाहा वकील से राय। मनचाहा वकील से वह राय ले सकता है, इसके लिए वह स्वतंत्र है। 3 पॉइंट है, अगर गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति से संविधान के अंदर 3 संरक्षण दिया गया हुआ है।
अगर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वह पुलिस से पूछ सकता है कि भाई मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। अगर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट या तो न्यायालय में पेश करना जरूरी है। हाँ, उसमें समय का जो रास्ते का जो समय है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा और वह व्यक्ति स्वतंत्र है, वह मनचाहा वकील कर सकता है, उससे राय मशवरा कर सकता है। तो 22 का एकदम आसान और ईजी है। अगर देखा जाए तो 3 पॉइंट है, कन्फ्यूजन नहीं रहना कि 20 में क्या बात कहा गया है। 20 में कहा गया है कि गिरफ्तार किए व्यक्ति अगर दोषी है उसके संबंध में संरक्षण है, यानी कि गुनाह कर रखा है। तो ये ध्यान रखना कि जो गुनाह किया गया है उसके संरक्षण के हिसाब से पहले बताया गया है, यानी 20 में जिक्र किया गया है, और गिरफ्तारी के संबंध में बाद में बताया जा रहा है। तो गिरफ्तारी वाला हमेशा याद रखना कि बाद में 22 वाले में है। तो ये यहाँ थोड़ा सा क्या है कि कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। एग्जाम हॉल में आदमी सोचता है फिर कि कहाँ था। अब नेक्स्ट देखते हैं, 22 हो गया, 19 से 22 तक क्लियर हो गया। अब थर्ड देखेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखो, शोषण दो ही प्रकार से लोगों का होता है, जैसे कहने वाला दो ही लोग का होगा, एक या तो आदमी है, नौजवान है, या तो बच्चों का होगा, और किसका होगा। तो इसको 2 कैटेगरी में रखा गया है, बड़े और छोटे लोगों को। बड़े लोगों में क्या है, जो व्यक्ति हैं उनके बारे में कहा गया है अनुच्छेद 23 में। शोषण होता क्या है, शोषण लोग क्या करते हैं, जबरदस्ती किसी को बंधुआ मजदूरी करवा लेना, किसी का खरीद फरोख्त करना, यह व्यक्ति का शोषण है। तो संविधान क्या कहता है कि किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, आज़ाद है, तो उसका शोषण नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं 23 में क्या कहा गया है। 23 में उल्लेख है मानव व्यापार, बंधुआ मजदूरी, जबरन मजदूरी। किसी व्यक्ति को मानव व्यापार खरीद फरोख्त नहीं होनी चाहिए, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकता कोई व्यक्ति किसी को जबरदस्ती, और किसी से जबरदस्ती कार्य नहीं करवा सकता। तो अनुच्छेद 23 में यह उल्लेख किया गया है व्यक्तियों को लेकर। और 24 में क्या कहा गया है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी पर रोक। 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको मजदूरी आप नहीं करवा सकते, कोई भी नहीं करवा सकता। तो 24 में बच्चों को लेकर जिक्र किया गया है और 23 में व्यक्तियों को लेकर जिक्र किया गया है। तो यहाँ भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला चीज़ है। तो इसमें अगर 10 माइनस कर दिया जाए तो 14 आ जाता है, 4 लगा हुआ है। तो यह ध्यान देना कि बाद में 24 वाले में बच्चों को मजदूरी से लेकर वर्णन किया गया है संविधान के अंदर। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद हो गए होंगे, मैं इतना डिटेल से आप लोगों को पढ़ाया और हर चीज़ एक एक करके बताया भी। अगर याद नहीं हो गया होगा तो एक बार आप वीडियो फिर दोबारा देख लेना, आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। कोशिश किया करो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनाने की। अगर छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बना के, अगर जैसे कि मैंने पढ़ा दिया, छोटे छोटे क्वेश्चन आप बनाओ। अगर छोटे छोटे क्वेश्चन खुद बना के अगर एक बार बना लेते हो, उसको देख लेते हो, तो जल्दी भूलेगा ही नहीं। चलो ठीक है दोस्तों, अभी क्लास लंबी हो रही है। धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृत शिक्षा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अगले क्लास में देखेंगे। अगले क्लास में इसको पढ़ेंगे। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों को अच्छी तरह से इसको याद करवा देना और आपका एक भी प्रश्न छूट के ना जाए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।